तो दोस्तों हम आगे इन्हीं सवालों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया था ऊपर तक ले। ये 342 से फिर से करना था। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट के उत्तर को चुनिए। अब आपको किसी एक को देखोगे ना, तो ये सारे लगभग लगभग चार पांच यदि इन सवालों को कर लोगे तो लगभग आपके जितने सवाल आते हैं वो सवाल हो जाएंगे। जैसे कनक भवन अयोध्या में है, कादम्बगिरी पर्वत चित्रकूट में है, कालिंजर दुर्ग बांदा में है, देव शरीफ बाराबंकी में है। ठीक है। अब देखो देव शरीफ यहाँ बाराबंकी में है, तो देव यहाँ पर फिर से ये आ गया है कि देव यहाँ पर बाराबंकी में है। और नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, आप ऊपर पढ़ चुके हो। बटेश्वर मेला आगरा में है, वे भी आप ऊपर पढ़ चुके हो। अब फिर से अब यह देखो फिर से वही सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो बटेश्वर मेला क्या है, तो ये बता रहे हैं। अच्छा, वो उनका नेचर, मेला का नेचर है। तो बटेश्वर मेला क्या है, वो एक पशु मेला है। ध्रुपद मेला क्या है, वाराणसी है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में जो लगता है। और माघ मेला तो प्रयागराज में लगता है। अच्छा, अब यहाँ पर सूची एक को सूची दो से मिलाइए। आपने देखा बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? ये एक पशु मेला था बटेश्वर मेला, लेकिन ये लगता कहाँ है? ऊपर कहीं दिया था, आगरा में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। तो बटेश्वर मेला यदि सी का वन मिला देते हो, तो सी का वन मिला देते हो तो आप एटलीस्ट दो उत्तर आपकी एलिमिनेट हो जाते हैं। देवी पाटन मेला भी ऊपर आपने कहीं पढ़ा हुआ है। काम्पिल मेला नहीं कहीं पढ़ा, तो फर्रुखाबाद में लगता है। ददरी मेला बलिया में लगता है। तो कुछ कुछ यदि चीज़ें 10-12 याद रख लोगे तो आपके सारे सवाल इसमें हो जाएंगे। दिवाई पाई वडांडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बुंदेलखंड से रिलेटेड है। दिवाई पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, कनरा नृत्य, कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड में प्रचलित है। चरकुला व रास नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में है। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक प्रसिद्ध निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो ये बनारस घराने से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है एक का जो है गायन शैली उनका विद्या नहीं है। तो बी, इसमें ताज बेगम ठुमरी और टप्पा नहीं गाती हैं। ताज बेगम वो कृष्ण भक्ति की कवित्री हैं। राज राज साजन मिश्रा ध्रुपद और टप्पा गायन शैली विधा से संबंधित है। ताज बेगम एक कवित्री हैं जो कृष्ण भक्ति पर ही कविताएं लिखती हैं। बड़ी मैना ठुमरी और टप्पा अजंबी चतुर्वेदी ध्रुपद गायकी की विद्या से मतलब शैली से रिलेटेड हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? लावणी। अब देखो जैसे इस सवाल को आपको नहीं पता है, तो आप जैसे देखो कि लावणी आपको पता है ये महाराष्ट्र का है, तो ये तो नहीं होना है। और उसके बाद से है चरकूला, कर्मा, पांडव। भांगड़ा, भांगड़ा आपको पता है पंजाब में होता है, तो इसलिए ये भी कट गया। अब गरबा जानते हो, गरबा ये उनका है। ये जो दाल में चीनी मिला के खाने वाले कौन है? गुजरातियों का है। अब उत्तर देखिए बी बच गया है। ठीक है। देखो बी उत्तर भी दिया हुआ है। तो चरकुला, कर्मा और पांडव। आपको क्या करना है, बस ऐसे ही देखना है कि इन सब में आपको पता था तलावनी महाराष्ट्र में होता है, तो ये तो इसमें होगा नहीं। और इसमें मुझे राव नाच और रौफ नहीं मालूम है कि कहाँ होता है, लेकिन इतना पता भांगड़ा पंजाबियों का है, तो ये यूपी में नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। और इसमें भी मुझे एक ही पता था कि गरबा यहाँ तो नहीं होता है, वो गुजरात में होता है, तो ये भी जो है ये उत्तर प्रदेश के नृत्य नहीं हो सकते हैं। तो बस एक ही बचता है चरकुला, कर्मा, पांडव। जरा हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के नाच कौन कौन से हैं। तो चरकुला ब्रज क्षेत्र में होता है, कर्मा सोनभद्र में होता है, रास ब्रज क्षेत्र में होता है, नटवरी पूर्वांचल में होता है, कार्तिक बुंदेलखंड में होता है, राय नृत्य बुंदेलखंड में होता है, राय डंडा बुंदेलखंड में होता है, पांडव
उत्तराखंड में वर्तमान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अलग राज्य से। अच्छा। पांडव, जो पांडव दिया हुआ था। पांडव, ये वो उस समय के हिसाब से सवाल है, क्योंकि अब ये उत्तराखंड का डांस बन चुका है, खैर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं? तो अब लोकगीत देखिए क्या है कि मुझे ये इनकी मुझे तो गीत भी नहीं पता है कौन कौन से हैं, लेकिन उत्तर के हिसाब से देखें, बिरहा जानता हूँ, चैती जानता हूँ, ढोल। ऑप्शन डी इसका। एक बार देख लेते हैं कि यूपी में कौन कौन से होते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बुरहा बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में होता है, चैती भी पूर्वांचल क्षेत्र में होता है, ढोला आगरा में होता है, कजरी, झूमर पूर्वांचल में होता है, लूला, लंगूरिया, होरी, फाग ब्रज क्षेत्र का है, नकटा, नकटा संस्कार गीत है, अवध क्षेत्र आदि में प्रचलित है। अब इसमें देखो क्या है। ए, इस सवाल को मैं कर नहीं पाता, चाहे लाख इसमें मुझे, क्योंकि मुझे कोई गाना, जैसे मान लीजिए कि ये ऑप्शन गलत क्यों है, दारुण कहाँ का है, अवधि तो समझ में आता है, ब्रज भी समझ में आता है, करुणा भी नहीं समझ आता, भक्ति और शायरा भी नहीं समझ में आ रहा है। ध्रुपद, ब्रज, करुणा ये एक अलग बात है, हम बिरहा यूपी में लोग सुनते हैं, चैता भी सुनते हैं, तो ढोला आगरा में ही, इस वजह से मैं मार सकता हूँ, लेकिन ये मुझे बस याद है, ये नहीं है कि मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको नहीं हल कर पाता। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो आयुर्वेद का महोत्सव का आयोजन झांसी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत गीत नहीं है? तो कालबेलिया उत्तर प्रदेश का परंपरागत गीत नहीं है, क्योंकि कालबेलिया जो है राजस्थान का है। तो क्या है? रसिया है, सामनी है, ठुमरी है। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का है। धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अब फिर से देखो, ये वही सवाल जो है कि आपसे रिपीट होना शुरू हो गया है। कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से मिलान करिए। ददरी मेला बलिया में है। ददरी मेला आप जानते हैं कि वो ददरी मेला बलिया में है, आप ऊपर पढ़ चुके हो, तो एक का फोर मिलाने से उत्तर आ जाएगा? नहीं आएगा। ठीक है। नौचंदी का मेला आपने ऊपर पढ़ा हुआ था, मेरठ में है, तो बी का टू मिलाने से उत्तर आ जाएगा? बी का टू, हाँ उत्तर आ गया फिर। तो आप जो है कि एग्जाम, आप देखोगे कि कई सारे सवाल जो है कि महज इक्का दुक्का ऐसे सवाल हैं जिनको आप किताब उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो क्या है कि आपके इन्हीं सब एग्जामों से हो जा रहे हैं। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो बुंदेलखंड से रिलेटेड है। अब सूची एक को सूची दो से मिलाइए कि ये मतलब गाने का ये राग दिया हुआ है और ये किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो बिरहा है, कजरी है, मल्हार है, रसिया है। तो आपको पता है बिरहा जो है कि भोजपुरी, कजरी, हाँ, ये साला सब तो मिलता जुलता ही दिख रहा है, लेकिन बिरहा जो है भोजपुरी पूर्वांचल में गाया जाता है, तो यह भोजपुरी। तो बिरहा का बी, ए का वन यदि हम मिला दें तो ए का वन मिलाने से आंसर पर आप पहुंच जाते हो। कजरी कहाँ का है? कजरी अवधि का है, मल्हार ब्रजी है, रसिया कौरवी है। उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? ब्रज मंडल, ब्रज मंडल में चरकुला शायद होता है, हाँ चरकुला होता है। चरकुला नृत्य होली के क्षेत्र पर 108 दीपों का पिंजरा चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। छोलिया, राजपूतों में प्रचलित प्रचलित इस नृत्य का प्रस्तुतिकरण तलवार ढोलने का क्या है? जोगनी, अवध के क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। नटवारी क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहिर यादवों में प्रचलित नृत्य है। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। आगरा घराना तेगायन से है। रामपुर दरबार ये भी शायद लेकिन ख्याल और बाज लखनऊ, ख्याल तो गायकी से रिलेटेड है, लेकिन बाज लखनऊ नहीं समझ। उपरोक्त कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नृत्य से संस्कृति संबंध नहीं है, वही तो सभी गायन से संबंधित है। हालांकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक
नृत्य को प्रश्रय दिया था। इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ था। लोक नृत्य रहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड में रोहेला, एक्चुअल में वो रोहेला से रहुला मान के चलिए कि बुंदेलखंड इलाके में है। हंसने हंसाने की शैली में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं और का मंचन किया जाता है। लोक नृत्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की नृत्य नहीं है? आप जानते हो डांडिया, वो लोक नृत्य गुजरात का है, वो गरबा टाइप का है। रौला बढ़ैया राई नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश का मुख्यतः लोक नृत्य क्या है? धोबिया है, सायरा है, राई है। राई आप ऊपर देखे ही हो अभी। और ये सभी क्या है? मतलब उपरोक्त तो सभी हैं। तो धोबिया आप जानते हो धोबी जाति द्वारा किया जाता है। राय बुंदेलखंड की महिलाओं को कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। सायरा बुंदेलखंड की किसानों द्वारा फसल कटने के समय किया जाने वाला नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। कार्तिक एक लोक नृत्य है जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा कृष्ण कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाता है। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है? तो आपको भी मालूम है कथक। कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। अच्छा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो कथक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। बाकी भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और ओडिसी तो ओडिशा का ही है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, क्या है? तो कथक है, ये सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का एक लोक गीत नहीं है? ढोला मारू। ढोला लोकप्रिय गीत। ढोला नहीं, ढोला होना चाहिए, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश। ढोला लोक गीत 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 है आगरा मेरठ तेरी। ढोला उत्तर प्रदेश लोक गीत नहीं है और आपने ढोला मारा है। और फिर कह रहा ढोला लोक गीत आगरा और मेरठ में, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत बिरहा, चैता, ढोला, विवाह गीत, रसिया, ब्रज, सोहर, कजरी, अवध, आल्हा, बुंदेलखंड आदि लोकगीत है। ढोला मारू अच्छा, हमारे यहाँ का सिर्फ ढोला है। हमारे यहाँ यूपी में सिर्फ ढोला है और ढोला मारू राजस्थान का है। तो ढोला, और ये देखो ये ढोला लोकगीत तो आगरा मेरठ का है, लेकिन जो ढोला मारू है वो राजस्थान का। वो ढोला, अरे ढोला वाला वो जो राजस्थानी सॉन्ग है वहीं से आया है। कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो कंपिल जैन धर्म से संबंधित है, जो फर्रुखाबाद जिले के कंपिल नामक स्थान पर हर साल आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध संस्थान कहाँ है? तो कौशाम्बी में है दोनों का प्रसिद्ध संस्थान। उनके अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार, जो छठे इनके तीर्थंकर थे पदम पदम प्रभु, वो वहीं उन्हीं वहीं से रिलेटेड थे, वहीं उनका जन्म स्थान था। और गोदावरी के तट पर स्थित पैठण से मिलने वाले व्यापारी 7वीं सदी में हेनसांग आया था। यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध विहार थे जो अब तक जीर्णावस्था में है। पदम पड़ू का मंदिर है जिसे चंद्रभागा की चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिसकी वे वेदी है। चुनारगढ़ में किसकी वेदी है? भर्तहरि की वेदी है। चुनार मिर्जापुर जनपद में स्थित यहाँ अनूप वेदिका है जो भर्तहरि से संबंधित है। पास ही में वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है जहाँ विठल नाथ जी की गद्दी है। राधा, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? नवाब वाजिद अली शाह। देख रहे, आज के दौर में लोग हिंदू मुस्लिम के पक्षोधी में फंसे हुए हैं, लेकिन देखो जरा कि 1971 में नहीं सॉरी, कृष्ण किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह। तो और इन्हीं को, नवाब वाजिद अली शाह को ही ठुमरी संगीत विद्या का जन्मदाता के रूप में भी देखा जाता है। अब यहाँ पर कुछ लेखक है और उनके उपनाम हैं।
तो ये इसमें क्या, धनपत राय श्रीवास्तव का नाम जो है मुंशी प्रेमचंद है, सॉरी, मुंशी प्रेमचंद धनपत राय, वो मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय से श्रीवास्तव है। और सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम निराला है। रघुपत सहाय का नाम फिराक गोरखपुरी है और वैद्यनाथ मिश्रा का नाम निराल नागार्जुन है। तो ये अब वो यहाँ पर कुछ इन जो लेखक हैं इनके नाम भी याद रखिएगा तो आपके सारे सवाल हो जाएगा। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम निराला है, रघुपत सहाय गोरखपुरी है, वैद्यनाथ मिश्रा का नाम नागार्जुन है, धनपत राय श्रीवास्तव का नाम मुंशी प्रेमचंद है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से? गोरखपुर से। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। मुंशी इल्ला खां, बाबू देवकीनंदन खत्री, प्रताप नारायण मिश्रा, जयशंकर प्रसाद। तो इनके राइटर, ये इनकी शायद वो उनकी लेखनी है। कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसके मिलाने से क्या डी का टू मिलाने से आंसर आ जाएगा? हाँ, डी का टू मिलाने से आंसर आ जाएगा। बाकी हमको इसमें से किसी और का पता नहीं है कि कौन क्या लिखा है कहाँ है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। मुंशी इंसा अल्लाह खां उदयभान चरित लिखे हैं। बाबू देवकी नंदन खत्री काजर की कोठरी चंद्रकांता लिखे हैं। प्रताप नारायण मिश्रा हठी अमीर हमीर लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद को हम मैं मालूम है कंकाल लिखे हैं, कमायनी लिखे हैं, तितली लिखे हैं, इरावती लिखे हैं। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जनजातियों से क्या सवाल है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से रिलेटेड है? तो वो थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और ये हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। बहुत बार आता है कि किस धर्म को मानती हैं। भारूपी भाषा परिवार भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य उप समूह बोलते हैं। 2003 में 10 और जनजाति को शामिल किया गया था। थोड़ा उधर आगे नहीं जाना। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? ये सारी जनजातियां जो हैं कि उत्तर प्रदेश मतलब ये उधर ही पाई जाती हैं, मतलब यूपी में ही पाई जाती हैं। लेकिन देखना, खैरवार और सहरिया जो है ना, खैरवार और सहरिया उधर इधर पाई जाती है। ललित मतलब साउथ यूपी में एक तरीके से खैरवार और सहरिया है। तो ये याद रखना कि ये इधर नार्थंगा वगैरह नहीं है। नहीं, सहरिया उत्तर प्रदेश पाई जाती है, वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। तो ये सहरिया है तो साउथ में मतलब यूपी में पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजातियां हैं चेरो है, गोंड है, खैरवार। खैरवार पाई जाती है उसमें। हमें लगा था खैरवार और सहरिया दोनों साउथ में पाई जाती हैं, साउथ यूपी में पाई जाती है। धुर्री, ओझा, नायक, पथारी आदि जो हैं कि ये वाराणसी जिले में पाई जाती हैं। अगारिया, बेगा तथा भूइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों में निवास करती हैं? तो ये सोनभद्र में। कौन कौन से और देख लेते हैं। अगारिया, बैगा, भूइयां, पठारी, पहाड़िया, भूनिया आदि जनजातियां सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। सहारिया जनजातियां आपने जैसे साउथ यूपी में आपने ऊपर देखा था पाई जाती है ललितपुर में। खैरवार जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर तथा पंखा पनिका जनजाति सोनभद्र मिर्जापुर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगारिया जनजाति निवास करती है? तो सोनभद्र में अगारिया जनजाति निवास करती है। और देख लेते हैं कि सोनभद्र में अगारिया, बैगा, भूइयां, पठारी, पहाड़िया, भूनिया आदि जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगारिया जनजाति निवास करती है? तो सोनभद्र में आपने ऊपर देखा है। यूजुअली सोनभद्र से कई सारे सवाल आपको मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड राज्यों में निम्नलिखित में जनजातियों में से किस में युवावस्था गृह प्रचलित युवा गृह प्रचलित है? तो वो है डी, भोटिया। उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है जिसे रंगबंग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से कहाँ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जाहिर सी बात है ये सीतापुर में है।
हमेशा अनुसूचित जातियाँ हैं, हम कहें कि यूपी में तो अनुसूचित जनजातियाँ 2 ही परसेंट है, फिर कहाँ से? तो ये जो है कि कौन-सा है तो सीतापुर में पाई जाती हैं, सीतापुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक संख्या उधर में 3 जिले क्रमशः सीतापुर में 14,46,427, प्रयागराज में 13,09,851 लाख तथा हरदोई में 12,74,505 हैं, जबकि अनुसूचित जाति की प्रतिशत के अनुसार शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? अनुसूचित जाति की प्रतिशतता यदि देखा जाए तो कौशाम्बी में 14.72% है, सीतापुर में 32.3% है तथा हरदोई में 31.14% है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बोक्सा पाई जाती है, क्योंकि भोटिया, खासी और गोंड, भोटिया तो उधर वो नॉर्थ यूपी में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति लोग तराई क्षेत्रों मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में पाए जाते हैं। छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों में राजपूत के पटवार घराने से संबंधित किया जाता है। खासी मेघालय में, अच्छा वो गारो खासी जयंतिया से, तो खासी मेघालय से रिलेटेड है। अ, भोटिया तो पहाड़ी जिले में, जैसे मैंने बताया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो वो जो है तराई क्षेत्र में से रिलेटेड नहीं है। और गोंड जो होते हैं, गोंड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर देवरिया ये नेपाल वगैरह में पाए जाते हैं, नेपाल के साइड में पाए जाते हैं, तो इसलिए ये भी रिलेशन इनका नहीं है। तो एक ही बचता है, जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कि इसका उत्तर क्या है, तो आप जानते हो कि ये जो खासी जनजाति है, गारो खासी जयंतिया वाले पहाड़ से रिलेटेड जो मेघालय में है, तो इसलिए ये आंसर तो नहीं होगा, तो इस आंसर को आप काट दोगे। भोटिया आप जानते हो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की संयुक्त रूप से वहाँ निवास करने वाली पहाड़ी जनजाति है, जो शेर बकरी बकरी भेड़ वगैरह चराती है। और गोंड जो है, गोंड आपको कंफ्यूज कर सकता है कि तराई क्षेत्र में गोंड पाई जाती है कि नहीं, तो गोंड जो है, तो गोंड आप जान लीजिए कि ये नॉर्थ यूपी की जनजाति है, तो इसलिए ये भी तराई क्षेत्र में नहीं आती है। उत्तराखंड से अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं? उत्तराखंड के अलग हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं? तो आपने देखा ये खासी है, गारो खासी जयंतिया है। ये खासी कहाँ से आया? मेघालय से आया है, तो दो तो होगा नहीं, तो दो दो जहाँ जहाँ है, तो दो दो जहाँ जहाँ ऑप्शन में है वो ऑप्शन आप काट दोगे, दोनों ऑप्शन कट गए। अब बचता है तीन, तो तीन जो जनजाति दोनों में दिया है, तो तीन तो होगा ही होगा, तीन तो है। अब बचता है थारू और बचता है राजी। तो थारू जो है ये भी नॉर्थ यूपी की जनजाति है, तो ये याद रखना। और जो राजी है वो राजी कहाँ की है मुझे नहीं मालूम। राज्य के सभी जिलों में जनजाति लोग पाए जाते हैं, निवास करते हैं, जनजाति थारू। थारू ही यूपी की सबसे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या वाला जनजाति समूह भी है। अब फिर से आप देखिए आ गया है, मिलान करिए कौन सा सही सुमेलित है। भोटिया गढ़वाल जिले में पाया जाता है, भुक्सा बिजनौर में, थारू कुशीनगर नैनीताल में, राजी उत्तराखंड में। अच्छा ये जो राजी जनजाति है ना, ये राजी ये उत्तराखंड की जनजाति है, तो इसीलिए अभी ये नहीं होगा, पहले हो सकता था इसका उत्तर। जैसे उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं? तो आप जानते हो ये जो गारो खासी जयंतियां से है, तो ये तो खासी जो है कि मेघालय में चला जाता है, तो दो वाले के की वजह से ये दोनों ऑप्शन तो कट जाते हैं। और उसके बाद से अब ये तीन तीनों में है, तो ये तो ऑप्शन सही होगा। और राजी जो है अब उत्तराखंड में रहती है, तो अब एक और तीन ऑप्शन बचता है, तो यही इसका उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सोनभद्र है। अब साउथ में जितने भी सोनभद्र से आसपास जितने भी आपको दिखाई देंगे उधर साउथ यूपी में, वो सब लगभग लगभग जनजाति बाहुल क्षेत्र हैं। जैसे सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। निम्नलिखित में से जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो ऊपर हमने पढ़ा था कि थारू जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड।
ये बात हकीकत है, हकीकत है। अब देखो थारू जनजाति वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर राज्यों में निवास करती है। लखीमपुर जिलों में निवास करती थी। ये सारे जिले उत्तर प्रदेश के नॉर्थ के जिले हैं, नॉर्थ उत्तर प्रदेश के जिले हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली का शोक के रूप में मनाती है? तो ये थारू ही है। वो जो रावण वगैरह हैं उनको ये अपना पूर्वज के तौर पर मानते हैं। दीपावली को और इस दिन आए दिन अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों में हमने पढ़ रखा है। निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो माहीगीर, माहीगीर निवास करती है। अब जैसे देखिए क्या है, बिजनौर जिला, तो ये लगभग उधर का साउथ टाइप और नहीं, इधर बिजनौर नहीं है, इधर शायद ये ऊपर की तरफ है ये। ये ऊपर ऊपर है। तो आप जरा देखिएगा, पश्चिम, नॉर्थ पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। तो थारू आपने देखा था कि थारू इधर जो है कि नॉर्थ यूपी का है, 5 जिले में है। कि बिजनौर में तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर में थारू निवास करती थी। ये उत्तर होगा नहीं इसका। और बैगा जो है कि बैगा आपने देखा था कि वो शायद उधर साउथ में कहीं ए, निवास करती है। और खैरवार जनजाति को आपने देखा था कि खैरवार जो है बनारस के इलाकों में निवास करती है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन से हैं? तो बांदा जिले में खैरवार मुख्यतः निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बहुविवाह पर व्यवस्था को आचरित यानी मानती है? तो जौनसारी मुख्य रूप से ये उत्तराखंड में अब चली गई हैं, जौनसारी जनजाति है। और यहीं पर बहुविवाह व्यवस्था आज भी च- प्रचलित है। भूक्सा जनजाति में कुछ हद तक बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित है। ओए होए, शर्मांग अभी कितना है? राजनीति, जनगणना तक हम आज देखते हैं, हो जाए तो सही बात है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्थाएं और शोध संस्थाएं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये फुर्सतगंज में स्थित है। अमेठी के फुर्सतगंज में स्थित है। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? तो केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये बदायूं और जौनपुर में की जा रही है, की गई है अभी, चूंकि हो चुकी है। पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया था? तो 2007-8 में किया गया था। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जाती है, तो वो 14 वर्ष तक के हैं, वो सब पढ़े सब बढ़े, जो सर्व शिक्षा अभियान वाला जो है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो डी 1972 में। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो दो ऐसे जो विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से लखनऊ और आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं। जो लखनऊ वाला विश्वविद्यालय है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो ये बात भी याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ।
उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन किसको जाना जाता है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन दास मुक्त मुक्त विद्यालय के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय अवस्थित है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, अच्छा, पुरुषोत्तम राजर्षि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो वो प्रयागराज में है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है। लेकिन अभी वर्तमान में कुल 6 विश्वविद्यालय हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय को 2014 में इसको मान्यता दी गई केंद्रीय का। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली को 2017 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कहाँ? चित्रकूट में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कहाँ पर है? तो ये कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पंतनगर में, आपको मालूम ही है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 5 है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या सैंग हिगिनटम हिगिनबाटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है कहाँ? झांसी में। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी की किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1967 में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो 1995 में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालय में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 1791 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1887 में। काशी विद्यापीठ वाराणसी 1921 में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय 1957 में एस्टेब्लिश हुआ है। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो हमें आज तक यही लगता था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय न होकर के संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय 1791 में है। मतलब एक तरीके से कहें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी 100 साल पुराना है। दिसंबर 2017 में राज्य उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय आते हैं? 15 से अधिक। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। उत, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो भारतीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। सारे हम सवाल जो है कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान कहाँ पर है? मेरठ में है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। भारतीय चारागाह है चारा अनुसंधान झांसी में है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से एक नान CSIRS संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है, पहचानिए। इंडियन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। तो हम गन्ना शोधक तो अभी आगे ही पढ़े हैं। ये गन्ना अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ में है। तो आप इसका एब्रीविएशन भी याद रखिएगा, क्या है? नानसी, एक नानसी SIR संस्थान जो लखनऊ में स्थित है। सलाई बुझे, पहेलियाँ बुझा रहे हैं भोसड़े वाले सब। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? दाल शोधन संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में की गई है। बाकी खाद्य अनुसंधान विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है।
खाद्य पार्क नोएडा में है, सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में, भारतीय दलहन संस्थान कानपुर में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? तो नोएडा में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वो प्रयागराज में किया गया है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो लखनऊ में है। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हापुड़ में स्थित है। IGMRI हैदराबाद तथा लुधियाना में भी स्थित है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है? तो ये कुशीनगर में है। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास कहाँ पर हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन प्रतिशत क्या है? तो 50% है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों में कौन सा अपवाद है? तो पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर, ये सभी जो है कि कर लगाए जाते हैं, तो इसीलिए इसका कोई आंसर नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राप्त अनुदान, पशु तथा वाहनों पर लगाया जाने वाला कर, अस्थायी बाजारों में माल बिक्री पर कर, कृषि भूमि पर विशेष उद्देश्यों के लिए कर, भवन कर, जल कर, गांव के बाजारों तथा मेलों पर लगाए जाने वाला कर आदि है। राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम है बनाने हेतु कानून बनाया। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे? तो लोकायुक्त है तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अपना जो है त्याग पत्र संबोधित कर सकते हैं। यूपी में ग्राम प्रधान निर्वाचित होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत चुनाव का उल्लेख किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। तो BS का आंसर केवल दो। पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा नहीं किया जाता है। पंचायत क्षेत्र की सीमा क्षेत्र निर्वाचन जो जिनका नाम निर्वाचन सूची में रहता है वही करते हैं। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा सिर्फ उन्हीं के द्वारा ग्राम प्रधान का निर्माण नहीं होता है। पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा उनसे भी नहीं रिलेशन है। उत्तर प्रदेश के नगरों में निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सही है? वहाँ की मेयर प्रणाली क्या है? तो ये ऑप्शन इसका दो ठे है। UPPCSJ का सवाल। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, मथुरा और वाराणसी में नगर निगम है आता है। यहाँ मेयर प्रणाली स्थित है। उत्तर प्रदेश के 17 नगरों में नगर निगम है। उत्तर प्रदेश में ये जो मुख्यमंत्री का पद है सुशोभित हैं, इनको जो है कि आप क्रम से सजाइए। तो संपूर्णानंद सबसे पहले मतलब आएंगे, सबसे पुराने लोगों में से एक हैं। तो थर्ड नंबर पहले पे आ जाएगा, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद से चंद्रभान गुप्ता है 60। उनके इनके बाद से चंद्रभान गुप्ता आए हुए थे, संपूर्णानंद के बाद से थे 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 करते ही आंसर आपको मिल जाता है। वैसे एक बार देख लेते हैं। चंद्रभान गुप्ता 7 दिसंबर 1960 से 1963 तक रहे हैं। चरण सिंह 1967 से 1968 तक रहे हैं। TN सिंह 70 से लेकर 71 तक रहे हैं। PAC विद्रोह के समय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बी कमलपति त्रिपाठी थे। पीएसी विद्रोह 1973 में हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलपति त्रिपाठी थे। हाँ अच्छा, यूपी में दिए गए वर्षों के नाम से संबोधित जो है कि इसको आप वो क्रम से सजाना है। तो सबसे पहले बात फिर जो है कि इसको उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो ये 1836 में इसको सबसे पहला नाम यही था, तो हमें सबसे पुराना नाम इसका 1836 दिख रहा है, तो एक और फोर मिलाएंगे तो वहीं से उत्तर आ जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि लास्ट में देखिए संयुक्त प्रांत के बाद से उत्तर प्रदेश आया है, तो सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश कब होगा? तो ए का डी का वन हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि यही इसका क्रम है। जब ये इसका क्रम है तो इधर भी उसका वही क्रम होगा, सबसे पुराना फिर नया फिर नया। तो ये सबसे नया था, तो इसमें सबसे नई डेट यही 1950 के मिला दिया। अब इन दोनों डेटों में सबसे पुरानी डेट क्या है? तो इन दोनों डेटों में सबसे पुरानी जो डेट है वो है संयुक्त प्रांत का सी का टू। हाँ सी का टू। और फिर आगरा एवं संयुक्त प्रांत 1877 में बचता है, 1877 से, तो ये बी का थ्री। देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम प्रांत को 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877 तक रहा। वो 1836 1877 तक 1900 उत्तर पश्चिम रहा। फिर 1877 से 1902 तक उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत कहा गया। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 से लेकर 1937 तक रहा है। संयुक्त प्रांत तो यूनाइटेड प्रोविंस जो है 1902 से 1937 बोला गया। उसके बाद से 24 जनवरी 1950 से लेकर के अभी तक जो है कि उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो अब फिर देखिए, इन्हीं से आपको बार बार सवाल यदि बनते हैं तो यही चार इसकी डेट है, आप याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से सवाल इसके आते हैं। ठीक है। अब जैसे अगला सवाल देखिए, यूनाइटेड प्रोविंस कब बना? कब कब बना? तो यूनाइटेड प्रोविंस 1937 में बना था। तो यूनाइटेड उत्तर सी 1950 में। भाई 1937 से 1950 तक था। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश, अच्छा। अरे यार सवाल क्या पूछ रहा हूँ, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो उत्तर प्रदेश 1950 में बना। 1950 तक तो यूनाइटेड प्रोविंस था। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद विधेयक कितने दिन बाद विलंबित किया जाता है? तो वो 14 दिन तक के लिए विलंबित किया जाता है, इसमें कोई वो डिस्कशन करने। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011। 2011 लोगों को प्रतिदिन आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं को उपलब्ध कराता है। सहज तरीके से सही है, क्रम समयबद्ध तरीके से ये भी सही है, चिन्हित सेवाओं की ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर ये भी सब सही है इसके। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था का पारंपरिक रूप से सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? तो ये जाटों में जो है पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य? उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार झारखंड ओडिशा और सिक्किम पश्चिम बंगाल आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय में गोवा गुजरात महाराष्ट्र दमन दीव और दादर नागर हवेली आते हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान और दिल्ली आते हैं। दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल पुदुचेरी तमिलनाडु तेलंगाना आदि आते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड आते हैं। तो हम लोगों का आंसर जब भी आएगा यही रहेगा, तो वो ये याद रखना कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद के सदस्य का हिस्सा है, तो हम मध्य क्षेत्रीय परिषद के सदस्य के हिस्से हैं। लेकिन यदि बिहार वही है तो बिहार पूर्वी भारत में पड़ता है, याद रखना इस बात को।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्र परिषद का सदस्य नहीं है? उत्तरी क्षेत्र परिषद का सदस्य नहीं है। उत्तरी क्षेत्र ये यूपी में क्यों पूछा है पूछड़ी वाला? चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली इतने तो हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन है? तो फिर उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में तो उत्तर प्रदेश कौन से मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, यह सुमेलित दिखा रहा है। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद में, गाजियाबाद में नगर निगम आता है। लखनऊ में छावनी परिषद है, कानपुर में नगर निगम है, गाजियाबाद में नगर निगम है, काकोरी में नगर पंचायत है। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। निम्नलिखित नगरों में से किस नगर निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? तो किसमें नगर निगम नहीं है? रायबरेली में नगर निगम नहीं है। और 17 ऐसे जिले हैं जिसमें नगर निगम है। और 17वां नगर निगम कौन बना है? तो शाहजहांपुर बना है। तो ये याद रखना। पहले हम देख लेते हैं वो 17 कौन कौन से हैं। तो मथुरा, वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या, शाहजहांपुर है। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाइयाँ कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाइयाँ हैं नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर विकास प्राधिकरण नहीं है वो, और नगर निगम है। नगर विकास प्राधिकरण नहीं है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन से हैं? तो ये मजिस्ट्रेट कौन से हैं? तो ये कानपुर हैं। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित सुनवाई नहीं करता है? तो विवाह से रिलेटेड, चूंकि कोई परिवार न्यायालय है तो करेगा। गुजारा के मामले में यदि गुजारा भत्ता परिवार से रिलेटेड हो उस पर भी सुनवाई करता है। पति पत्नी संबंध स्पेशली इन्हीं लोगों का ही वो सुनवाई करता है। इतर वैवाहिक मामले के आपके लिए कोर्ट जाना पड़ता है, मेन कोर्ट जाना पड़ता है। भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित की हैं? तो याद रखना, दो। देख के ऐसे लगता है हो सकता है कई सारी हो। तो एक सुश्री मायावती हैं और दूसरी पहली महिला जो है कि वो रही हैं, वो क्या नाम है उनका, सुचेता कृपलानी है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, अब जानते हो उत्तर वो भारतीय राज्य की प्रथम महिला। किसी भारतीय राज्य की, अच्छा वो यूपी में ही नहीं बल्कि भारत में भी प्रथम स्थान की महिला हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा में। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अलग अलग जगह हैं, तो ग्रेटर नोएडा याद रखना। यूपी की, चूंकि गौतम बुद्ध नगर जिले को ही नोएडा के रूप में जाना जाता है, तो इस बात को भी याद रखना। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास दास टंडन थे। भारत में किस राज्य का लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो सबको पता है वो है उत्तर प्रदेश है। निम्न निम्नांकित उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? तो बी कांसीराम नगर। वर्तमान में उत्तर में 75 जिले हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो वो है गाजियाबाद। सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। गौतम बुद्ध नगर को तो आपको सभी को पता है कि नोएडा को बोलते हैं। संत कबीर नगर, अब एक के मिलाने से क्या उत्तर आ सकता है? एक ऑफ फोर मिलाइएगा तो आपको सिर्फ दो आंसर देखने को मिलेगा। एक तो ये नहीं होगा और दूसरा ये नहीं होगा। ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचता है ऑप्शन सी और डी। एक ऑफ फोर मिला दिया तो अब इसके बाद से इनके जो है कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो हम देख ले, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में, ज्योतिबा फूले नगर का अमरोहा में है। ज्योतिबा फूले नगर का अमरोहा में है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद।
ज्योतिबा फूले नगर का कहाँ पर है? अमरोहा में है, तो बी का वन। बी का वन, तो आंसर सी हो जाता है। ठीक। संत कबीर नगर का कहाँ पर है? संत कबीर नगर का है खलीलाबाद में। सिद्धार्थ नगर का कहाँ है? नौगढ़ है। तो याद रखना, इस सवाल को अक्सर ये पूछ लेते हैं, मुख्यालय के तौर पर एज इट इज पूछ लेते हैं सब। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो अतुल गुप्ता थे। अभी जो लेटेस्ट हमारे यहाँ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में अब तक 22 तक कुल 5 राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया है। ये याद रखना, कुल 5 राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। प्रथम 1994 में गठित हुआ था, और पांचवा जो है 2015 से अब तक चल रहा है। तो ये, इसमें ऐसा कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, ये लोग बहुत लेट लेट में करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, ये सभी को पता है कि सरोजिनी नायडू हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारणा अवधि कितनी है? 8 वर्ष। लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है? 8 वर्ष है लोकायुक्त की। याद रखना कि लोकायुक्त की पद धारण अवधि 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है, तो लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम पंचायत क्षेत्र में, नहीं 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 नहीं, ये ग्राम प्रधानों द्वारा निर्वाचित होता है। तो शायद ये पहला गलत है। पहला गलत है, तो ऑप्शन ए और सी कट जाते हैं, फिर ऑप्शन बी बचता है। ऑप्शन ए और सी कट जाते हैं यदि, तो ऑप्शन बी बचता है, बी और डी बचता है। तो बी दोनों में है, तो इसमें से कोई एक देख लेते हैं। जिला पंचायत के अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित हैं, तो हाँ, ये बात सही है। जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है, सही बात है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से द्वारा चुने गए जिला पंचायत सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जिला पंचायत के अनुसूचित जाति एवं जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसके तहत सुरक्षित सीटों का आवंटन होता है। अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा पिछड़े वर्गों के लिए कुछ सीटें सुरक्षित रहती हैं। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है? नगर का प्रथम नागरिक, सही बात है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही बात है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। कार्यकाल मशीनरी का पर कार्यकाल मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, ये पूर्ण नियंत्रण जैसे शब्द आए तो वो नहीं होता है। वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास अधिकरण है, सभी है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, सही बात है, पहला सही है। इससे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता। पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह अपदस्थ किया जा सकता है। 2 वर्ष बाद नहीं, वो 5 वर्ष के लिए होता है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है। वो साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जाता है, नहीं, साधारण नहीं, 2/3 बहुमत चाहिए। तो 2 3 गलत है। तो वन, वो 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। जैसे देख, साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, तो हाँ, कि नहीं किया जा सकता, वो 2/3 बहुमत से। तो 1 और 4 सही है इसका। आप देखिए, उन व्यक्तियों की सूची जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो हमने ऊपर एक वो इस तरीके का ही सवाल देखा था। तो हमने देखा था कि संपूर्णानंद जी सबसे पहले हैं, तो 3 नंबर सबसे पहले होगा। तो 3 नंबर यदि सबसे पहले है, तो फिर ये कट जाएंगे। और उसके बाद से सुचेता कृपलानी रही हैं 1967। ऊपर ऊपर हमने सुचेता कृपलानी के लिए पढ़ा था। तो दूसरे नंबर पर 3 से चौथा होगा। तो 3 के बाद से 4 है, तो ऑप्शन यही भी होगा। 63 से 67 तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये हम ऊपर पढ़ चुके थे। उसके बाद से चौधरी चरण सिंह के भी बारे में पढ़ा हुआ था। कमलनाथ त्रिपाठी के बारे में नहीं पढ़ा हुआ था।
अब देखिए जनपद और मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपने अभी इस सवाल को पढ़ा हुआ था कि अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। एकथरी है, तो एकथरी मिलाने से ये भी ऑप्शन कट जाता है और ये वाला भी ऑप्शन कट ही जाता है, तो बचता है एकथरी है, बी का फोर। बी का फोर नहीं होगा। ए का थ्री है, बी का फोर क्या दिया हुआ है, उरई, उरई नहीं है। उरई नहीं है, अकबरपुर माटी है कानपुर देहात का, तो बी का वन होगा, तो बी का वन होगा तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाता है। जालौन का उरई है, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ हम ऊपर पढ़े ही थे। उत्तर प्रदेश में उर्दू की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है कब? सी 1989 में। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, ये चूंकि सवाल गलत है तो हम इसका सीधे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। 1950 में पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि 1952 में पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश अधिनियम जोत सीमा 1960 में पारित किया गया था। आरोपण अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1977 में। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल में दो सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आए? अच्छा, दोनों ये राज्यसभा विधानसभा कब बना है? तो 1937 में किया गया था विधान परिषद का गठन। निम्नलिखित में अब फिर से मुख्यालय मिलाना है आपको, तो हम इसका सीधे उत्तर पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर को आपको जानते ही हो, मुख्यालय सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित नहीं है, फिर भी वही बात है। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है, कानपुर देहात का भी ऊपर ही पढ़े हैं। बाकी वो जो है संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नोएडा, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर माटी, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अब हम महत्वपूर्ण योजनाएं देखते हैं। महत्वपूर्ण योजनाएं, गोकुल ग्राम परियोजना योजना का संबंध है किससे? उत्तर प्रदेश से है। ये गाँव में जाकर गोवंश की निःशुल्क कृत्रिम गर्भधान किया जाता है ताकि अच्छे नस्ल के गोवंश मिले, गोवंश मिले। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने कक्षा 12 मतलब पास की हुई है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विधिकरण परियोजना कहाँ आयोजित की गई है? केंद्र सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्ध योजना कहाँ पर है? 2017 में है। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? तो मजदूरों के लिए। कौन सा? धार्मिक यात्रा के लिए। ये सब एक से एक वहंचुत परपंच करते हैं सब। उत्तर प्रदेश में होना चाहिए कि उन लोगों के लिए कोई बेहतर करे, तो ये धार्मिक यात्रा करते हैं सब। विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा आरंभ कर रहे हैं भोसड़ी वाले से। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? विकलांगों के कल्याण के लिए वृद्धि करना संगम योजना का उद्देश्य है। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब प्रारंभ किया गया था? 15/11/2012 को, 15 नवंबर 2012 को। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन किससे है? तो कुपोषण से लड़ने के लिए। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया जाता है? यह है सीतापुर। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो 24 जून 2020 को प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूची से नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। जैविक खेती को विकसित करना हमीरपुर में शुरू किया गया था। किसान बाजार की स्थापना बहराइच में। तिल संस्करण संयंत्र बुंदेलखंड में। सेना योजना बिजनौर में किया गया था। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य क्या है? तो कृषि उत्पादकता बढ़ाना, ये बात सही है। बहु देखो, यदि इस तरीके से यदि मिलते जुलते हैं तो यूजुअली जो है कि सब कुछ होता है। कृषि उत्पादकता बढ़ाएगा कैसे? तो बहुफसली कृषि द्वारा ही भूमि उपयोग को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। भूमि प्रबंधन का सुधार करना है, भूमि को यदि मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, तो भूमि में यदि कोई कमियां दिखती हैं तो उनका सुधार करना है। तो इसलिए इस तरीके के उत्तर चारों होंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अनुसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आच्छादित है? एक, दो और चार। हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित, युद्ध पीड़ित। तो यौन युद्ध पीड़ित यदि कोई है तो उसके लिए केंद्र सरकार है। तेजाब हमले से पीड़ित है तो वो जो है कि राज्य सरकार है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मानक अनुसार अध्यापक छात्र का अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। ये बात हकीकत है, तो हकीकत है ये बात। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो 1992 में किया गया था। विश्व बैंक के द्वारा विश्व पोषित शोधित लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट योजना कब सेकेंड कब शुरू किया गया था? तो कहाँ शुरू किया गया था? उस जनपद का चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित ही नहीं है। तो ये परियोजना सीतापुर में नहीं लागू किया गया था, बाकी सब जगह लागू किया गया था। ये 24 जिलों में लागू किया गया था। ये साला बहुत टफ सवाल है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? ये वाला सवाल बहुत टफ है। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 18 जून 2001 को हुआ था। लखनऊ योजना संबंधित विकास रिलेटेड है किससे? सड़कों से। रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा का उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में लगाने जा रही है। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ किया गया था? तो सितंबर 2002 में किया गया था। कल्प योजना संबंधित है किससे? प्रारंभिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो 1995 में आरंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 2002 में सर्व शिक्षा अभियान के नाम से शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो अक्टूबर 2001 में किया गया था। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था कब? 2001 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेस वे। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करती है? तो महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए। विकलांग व्यक्ति को रोजगार नहीं, शहरी महिलाओं को रोजगार नहीं, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार नहीं। स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भर टाइप का है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल प्रारंभ हुई थी? तो ये 15 जिलों में। फिर 2012 में इसे सरकार समाजवादी सरकार ने बंद कर दिया था, तो वो चूंकि मुख्यमंत्री का था, वो मुख्यमंत्री मायावती का था। तालीम उत्तर प्रदेश की सरकारी योजना है। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार करना। पहले आपको पता होना चाहिए कि दूरदर्शन का प्रोग्राम है, ये सही बात है। विश्वविद्यालय तथा उच्च विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा प्रसारित करना, तो ये इसका नहीं है, ये नहीं है। तो दो गलत है, तो दो गलत है, तो दो गलत है, तो ये भी गलत है और पहला सही था, तो इसलिए पहला सही है, तो इसलिए सब गलत हो गया। गैसोहाल पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है, कहाँ की है? तो आंवला में है। तो अब हम दोस्तों यहाँ यहीं पर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। अब हम कल देखेंगे इसकी जनगणना के बारे में।